जय श्री राम। योगेश अनंत काले का आप सबको सादर प्रणाम। मित्रों, ये कल हमने बताया था मैंने कि फतवाए आलमगीरी की इंट्रोडक्शन में अंदर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा लेकिन आपको सुनाए नहीं। ये समझने और पढ़ने की चीज़ है। तो मेरी फिर से आपको एक बार पुनः प्रार्थना है कि आप वो संजय दीक्षित के उनके जो जयपुर डायलॉग ये चैनल है उन पे आप जाओ और फतवाए आलमगीरी आप फ्री डाउनलोड करो और आप पढ़ो वो, तो आपको समझ आएगी कि इन मोमिनों की मानसिकता क्या थी। क्योंकि ये अकेला औरंगिया उसके साथ नहीं था। औरंगिया के साथ औरंगिया ने ईरान से लेके दूर दूर के सभी प्रदेशों से 500 मुल्ला बुलाए थे और शरीयत को एक पुस्तक के रूप में उन्होंने लाया था। 500। तो आप समझ सकते हो इसका परिणाम यही हुआ कि आज भी 2023 में आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में यही फतवाए आलमगीरी चलती है। चलो हम लोग फिर विषय पे आते हैं। औरंगिया के बाद मित्रों, औरंगिया के बाद सही मायनों में ये मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। 1206 से 1707 लगभग 500 साल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले 500 साल तो इस्लाम को एस्टेब्लिश करने में लगे भारत में, और ये 1206 से 1707 तक उन्होंने महत प्रयास किए कि पूरे हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत हो। लेकिन इस 500 साल में अकबर के ये 30-35 साल अगर छोड़ दे तो पूरे हिंदुस्तान में मुगलों ने कभी भी राज नहीं किया है। तो इन 500 साल का ये अत्याचारी कालखंड का औरंगिया के मरने के बाद अंत हुआ। तो जाहिर है राज दरबारी की तो जात एक ही होती है। हाँ, आप कौन सा भी साल उठा के ले लो। तो उसके मरने से परेशान हुए ये चाटुकार राज दरबारी अब मुगल के हरम में नए शहजादे को ढूंढने लगे। लेकिन इस बार डरी सहमी औरंगिया के हरम में औरतों ने अपने बच्चों को छिपाना शुरू कर दिया। काल का महिमा देखो मित्रों। जिस वंश में एक दूसरे को यही इसी ताज और गद्दी के लिए मारना पड़ा, बगावतें करनी पड़ी, हाँ, गद्दारी करनी पड़ी, लेकिन आज यही ताज और गद्दी में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। वैसे अगर हम मित्रों देखें कि 1707 से 1858 ये औरंगजेब के बाद मुगल परिवार का अगर हम जायजा लें तो ऐसा लगता है कि उसके बाद आने वाले ये जो 12 हैं ये सब बेरंग पेंशन लेने वाले, बिना दांत वाले ये पशु लगते हैं। ये तकरीबन 12 सुल्तान हैं जिनको सिर्फ जोकरों की तरह ताज पहनाया गया और अंत में ये अल्लाह को प्यारे होके हूरों के पास चले गए। लगभग 150 साल में बचे हुए सभी इन 12 सुल्तानों का काम मुख्य था नाचना, गाना, मीना बाजार में जाना, हरम में रहना, लौंडियों को घुमाना, शिकार पे उनको लेके जाना और 2-3 सुल्तानों का खूनी खेल। बस यही है अगले 150 साल का इतिहास। क्योंकि वाणिज्य, संरक्षण, अर्थ और विदेश ये जो 4 मुख्य नीतियां हैं ये मराठा बना रहे थे। ये मुगलों के हाथ था ही नहीं।
और दूर दराज जितने भी भारत के क्षेत्र है, जैसे मुल्तान हुआ, ईशान्य भारत हुआ, आसाम हुआ, वहां पे सभी जगह पे क्षत्रप राज कर रहे थे। हाँ, इस 150 साल में हम दो बड़े इस्लामी सुल्तान, एक ईरान का और एक अफगान का, इन दोनों ने, तुगलक हो, तैमुरलंग हो, घोरी हो, इनकी हमें याद ये लोग दिलाते हैं। ये दोनों ने क्योंकि वही किया जो मोहम्मद कासिम से लेके औरंगजेब तक सभी इस्लामी आक्रांताओं ने किया था। नादिर और अहमद अब्दाली, इन दोनों ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में मार काट करके धर्मांतरण किया। चलो, ये तो उसकी तो पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारा लिखा है। लेकिन एक और हैवान था जो नंगा नाच दिल्ली में कर रहा था, और उसका नाम था गुलाम कादिर। मुगलों के इतिहास में पहली बार मुगलों के इतिहास ने ऐसी करवट बदली है कि ये जो दूसरा शाह आलम था, सुल्तान, ये पहला मुगल बादशाह बना जिसने एक जीवन में अय्याशी देखी और अंत में अंधापन, भिकमंगा और पंगुपन भी देखा, जिसको खाने पीने के लाले पड़े थे। गुलाम कादिर जो अफगानी था, मुगलों को उसको दिल्ली जब लूटने आया तो वो राज दरबार में घुसा और डायरेक्ट हरम में चला गया, और हरम में शब्दशाह औरतों और बच्चों को गुलाम कादिर ने नंगा किया, सारे कपड़े उतरवा दिए औरतों के। कई औरतों को लौंडिया बना के अपने अफगानी फौज में इसने बांटा है, और ये जो नंगे मासूम बच्चे थे वो स्वयं की मौज के लिए इसने अपने कमरे में बिठाया था। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज भी चाहे बरेलवी हो, देवबंदी, नक्शबंदी, सूफी, वैसे ये सब हनाफी है, हाँ, तो ये सब जितने भी सेक्ट हैं, इन सब सेक्टों के सेक्स मैनियाक मुल्लाओं का पसंदीदा काम बच्चेबाजी है। पाकिस्तान में तो हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं, हाँ। और एक चीज बताओ, ये गुलाम कादिर महल में जब ये नंगा नाच कर रहा था बच्चों और औरतों का, तो दूसरे जगह पे वही राजमहल में ये शाह आलम की आंखें निकाली जा रही थी। वही समय पे यहाँ पे ये ऐश कर रहे हैं, हाँ, नंगा नाच देख रहे हैं, वहां दूसरी जगह उसके सैनिक जो थे वो शाह आलम की आंखें निकाल रहे थे, और आंखें निकालने के बाद उसकी आंखों में नमक और नींबू का रस छिड़काया गया। गुलाम कादिर यहां नहीं रुका, उसके शब्द ऐसे हैं कि इस सुंदर नजारे का मैंने चित्रांकन किया है, क्योंकि उसने कुछ चित्रकार बुलाए थे। ये औरतें नंगी नाच रही हैं और एक बड़ा सा पेंटिंग उसने लाइव इसका बनाया था। इस्लामी चित्रकला, ये है इस्लामी चित्रकला, और इन सब बर्बरताओं को उसने सुन्नत और कुरान का हवाला दिया है और इसको जायज़ भी ठहराया है। और हमारे राज दरबारी इसमें क्या कर रहे थे? राज दरबारी स्वस्वार्थ के लिए औरंगजेब के मरने के बाद लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से किसी मुगल को हरम में कोई भी मिले उसको बादशाह बनाया जाए। वैसे औरंगजेब, हमें मालूम है कि औरंगजेब के 5 लड़के थे,
सबसे बड़ा वो नवाब बीबी कौन थी? नवाब बीबी राजौरी के राजा की बेटी थी। ये बीवी के पहले दो बड़े बेटे, उसका एक है मोहम्मद सुल्तान, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया है कि औरंगजेब ने उसकी ड्यूटी उसके बाप के कैद खाने पे लगाई थी। यही है वो मोहम्मद सुल्तान। और ये मोहम्मद सुल्तान ना कुछ शूरवीर वीर रहा होगा, क्योंकि इसने गुजरात, दक्कन और मुल्तान ये तीनों मुहिम में भाग लिया है और लड़ा भी है, क्योंकि बहुत सारे गद्दारों को इसने अंधा किया, पकड़ा, काट डाला, रिश्तेदारों को मारा। और ये औरंगजेब का दुर्भाग्य है कि मात्र 39 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 1676 में ये मोहम्मद सुल्तान मर गया। अब दूसरा बेटा था अकबर। अब अकबर, इसके माँ का नाम था दिलरास बानो बेगम। ये अकबर विद्रोही बना, विजनवास में 1705 में मर गया। यही वो अकबर है जो संभाजी महाराज के पास हमारे महाराष्ट्र में भी रहने को आया था, लेकिन संभाजी महाराज ने इसको घास नहीं डाली तो वहां से निकल के वो राजस्थान गया। तो औरंगजेब के मरने के बाद अब 5 में से ये 3 ही बचे। मुअज्जम, या फिर हम शाह आलम कहें। शाह आलम को 14 अक्टूबर 1643 में ये शाह आलम बुरहानपुर में जन्मा था। शाह आलम अपने मुगल खानदान की रस्म पूरी तरह निभाने को वो तैयार था, क्योंकि इसने वही किया है जो उसके बाप जादाओं ने किया। अपने दो पहले तो छोटे भाइयों को मारा और बादशाहत की दावेदारी ठोक दी। औरंगजेब जब खुलदाबाद में मरा तो उसका कोई बेटा महाराष्ट्र में था नहीं। फरवरी में मरा और 22 मार्च को 1707 को शाह आलम को मौत की खबर मिली। तब मुअज्जम शाह आलम काबुल में था, तो वहां वो काबुल से तुरंत सेना लेके निकला। वहां दूसरा लड़का काम बख्श, ये बीजापुर में था, कर्नाटक में, और छोटा आजम था माड़वा में। अब ये दोनों भी या तीनों भी बादशाहत की चाहत में सब अपनी सेना लेके निकले। जून 16 1707 को जाजाऊ की लड़ाई में शाह आलम ने आजम का पराभव किया और शाह आलम को वहीं मार दिया। वैसे काम बख्श का खात्मा शाह आलम ने 2 साल बाद किया, 1709 में। अब ताज पहनने के मुअज्जम या शाह आलम ताज पहन के बना बहादुर शाह, और इसने बहादुरी कहाँ दिखाई? अपने भाई को काट के। तो जैसे ताज पहना, खुद का नामकरण किया बहादुर शाह। 1643 की ये पैदाइश है जो मैंने पहले बताया। तो उसको तो उसके खून में था हिंदुओं का प्रताड़ित करना, मंदिर तोड़ना, लूटना, बलात्कार। इसमें शाह आलम बड़ा माहिर था। नवंबर 1707 में बहादुर शाह ने अपना पहला निशाना बनाया राजस्थान को, लेकिन ये भांड अनिभिज्ञ था कि ये 200 साल पुराना राजस्थान नहीं है। 150-200 साल से अपमानित होने की वजह से पूरा राजस्थान आहत था। तो इसका परिणाम ये था कि जोधपुर, उदयपुर और ये जयपुर, ये तीनों के राजा एक साथ अब आए थे। जोधपुर के राणा अजीत सिंह, उदयपुर के राजा अमर सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह, इनके नेतृत्व में सब एकत्र आए और इनके मार्गदर्शक गुरु थे महाप्रतापी
परम आदरणीय दुर्गादास जी राठौड़, इनके मार्गदर्शन ने यह संयुक्त फौज ने अपनी खोई हुई सारी राजस्थान की जमीन अपने राज्य स्वराज्य को जोड़ दी। कई पुरानी मस्जिदें उखाड़ के फेंकी जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी, और इस राष्ट्र प्रेमी जागरूक राजपूतों को शाह आलम कुछ नहीं कर सका। औरंग्या के मरने के तुरंत बाद ही 90% राजस्थान स्वतंत्र हो चुका था, और दूर यहां दक्कन में 1707 में कामबख्श ने, जैसे मैंने कहा, पहले ही औरंग्या के बाद विद्रोह किया था। हमारे महान सिख गुरु, उनके डर से बहादुर शाह कामबख्श को मारने का योजना छोड़ के अपनी बची कुची रियासत बचाने लगा, आगरा भाग गया। हमारे 10वें गुरु की आज्ञा से बनी ये खालसा फौज मुगलों को चारों तरफ से नोचने लगी थी। इस घमासान के बीच में ये अपने आजम को एक आशा की नई किरण थी, और वो थी छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र शाहू का उसके साथ होना। शहजादा आजम ने औरंगजेब के मरने के बाद तुरंत शाहू महाराज को छोड़ दिया। क्योंकि उसे लगता था कि भाई मुझे तो बादशाहत लेनी है और ताज के लिए लड़ना तो पड़ेगा, तो अगर मैंने शाहू महाराज जी को छोड़ दिया तो शायद मराठा मेरी मदद करेंगे। और उसने शाहू महाराज जी को छोड़ दिया। शाहू महाराज स्वराज्य लौटे, छत्रपति बने, और उनके प्रमुख सरदार थे संताजी घोरपड़े। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि संताजी और धनाजी, ये दोनों नाम से ही पूरी मुगल सेना कांपती थी। संताजी ने उन्हें शाहू महाराज जी को मिलवाया बालाजी विश्वनाथ भट्ट, एक ब्राह्मण जो कोंकण से संताजी ने खास रायगढ़ बुलाया था। शाहू महाराज तो संभाजी महाराज के पुत्र थे, तो उन्होंने उसकी योग्यता तुरंत पहचान ली और उन्हें हिंदवी स्वराज्य का पंत प्रधान यानी पेशवा बनाया। मित्रों, यहाँ पे आज आपको एक बात मैं कह दूं कि आज तक यानी 2023 में भी ये जो पेशवा के पुणे में रहने वाले वंशज है, उनकी वफादारी आज भी छत्रपति संभाजी और शिवाजी महाराज के वंशजों के प्रति आज भी दृढ़ है। वैसे अगर देखा जाए तो पेशवे, ये शाहू महाराज ये तो नाम मात्र नाम के छत्रपति थे, क्योंकि सारा व्यवहार तो पेशवा ही देखते थे। तो एक प्रकार से राजा तो पेशवा ही थे, लेकिन पेशवा के सभी 9 के 9 जितने भी पेशवा हुए, वो सभी ने अपनी वफादारी छत्रपति के वंशजों के साथ दिखाई है, जो आज भी है। ये होते हैं संस्कार। वैसे पेशवाओं और मराठा सरदारों का दैदीप्यमान इतिहास है, बताऊंगा आगे, क्योंकि यही वो हमारे मराठे मावड़े हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के सीमा अटक तक अपना भगवा लहराया था। एक लिखा गया है कि अटक पे भगवा भगाने के, नादिर शाह को भगाने के, अब्दाली को भगाने के बाद में 7 दिन तक लाहौर में जश्न मना था। उसकी बहुत बहुत सुंदर डिटेलिंग है, बताऊंगा आपको। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि 1761 में पानीपत के युद्ध के हारने के बाद तुरंत कुछ 1-2 वर्ष में मराठों ने फिर पानीपत जीता है। ये हमको इतिहास हमें नहीं बताया जाता। लेकिन एक है
ये तो दैदीप्यमान इतिहास हमारे हिंदू वीरों का है ही इसमें, लेकिन 18वीं शताब्दी का इतिहास एक बंदे के बिना अधूरा है। परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खालसा फौज के सेनापति, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी, उनका उल्लेख किए बिना 18वीं शताब्दी अधूरी है। उसका नाम है बंदा बैरागी। बंदा बैरागी ने इतना कहर ढाया है, इतना कहर ढाया है कि मुगल पूरी की पूरी फौज बस उनके नाम से कांपती थी। बंदा बैरागी कल सुनेंगे।